नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों कल हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम है कनकर्ड। ठीक है, कनकर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक ही शब्द है दोस्तों। ठीक है, एक ही अर्थ है इन दोनों का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल देते हैं और कनकर्ड भी बोल देते हैं। यानी इसका अर्थ है कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वैसी ही वर्ब आपको फिल करनी होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कनकर्ड। ठीक है, तो वो वीडियो हमने कल देख लिया है। और उससे पहले दोस्तों हमने देखा था फोनेटिक्स का वीडियो, है ना। आई होप कि आपने वो वीडियो जाके देखा होगा। अगर नहीं देखा है दोस्तों तो जाके देखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने चूज़ किए दोस्तों, उसके अंदर बड़े गज़ब के सवाल पिक किए हैं। ठीक है, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं इस प्रकार के सवाल, तो वो सवाल मैंने उठाए दोस्तों, जाके देखिए अगर नहीं देखा है आपने तो उसी प्रकार से दोस्तों उसी क्रम में हम आज देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो, जो कि रीट के लिए डेडिकेटेड है कम्प्लीटली। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काम आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है, काम आ जाएगा नहीं, बिल्कुल काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि काम चल जाएगा, एक तो काम चलना और एक आता है कि बिल्कुल वही काम करेगा। ठीक है, तो ये भी एकदम जड़ी बूटी है जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के लिए, तीनों ग्रेड के लिए काम करेगी ये वीडियो। ठीक है, लिटरेचर है तो तीनों में सवाल आते हैं, आपको पता है दोस्तों। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की करो या सेकंड ग्रेड की करो या थर्ड ग्रेड की करो, आपको पता है कि लिटरेचर के सवाल तो आपको आते ही आते हैं। ठीक है, आपको लैंग्वेज, अगर आपने थर्ड ग्रेड में अगर आप लैंग्वेज लेते हो इंग्लिश, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश नहीं लिए तब तो अलग बात है, बाकी ज़्यादातर इंग्लिश लेते ही हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये कॉमन लैंग्वेज है थर्ड ग्रेड में जब लेते हैं, तो उसमें लिटरेचर का पार्ट रहता है। अगर सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में आप इंग्लिश से तैयारी करते हो तो उसमें भी लिटरेचर आते हैं, आपने दी होगी या आप पेपर देखोगे पीछे के तो आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते अब और सीधा सवाल पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एट्रीब्यूट का अर्थ होता है दोस्तों गिव, देना। ठीक है, तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो क्या देता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव की जो क्वालिटी है, विशेषताएं हैं, मानवीय विशेषताएं देता है। किसको? अमानवीय चीज़ों को, यानी निर्जीव वस्तुओं को मानव वाली विशेषताएं या खासियत दे देता है। उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं मानवीकरण करना। उसको बोलते हैं हिंदी में मानवीकरण करना, यानी कि पर्सोनिफाई करना। और इस फिगर ऑफ स्पीच का पूरा नाम है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि दोस्तों द स्टार्स डांस्ड इन द मूनलिट स्काई, कि चांदनी रात में तारे नाच रहे थे, है ना। द स्टार्स डांस्ड इन द मूनलिट स्काई, मूनलिट MOONLIT। ठीक है, मूनलिट यानी चांदनी रात में, स्काई यानी आसमान। ठीक है, मूनलाइट स्काई यानी चांदनी रात हो जिस आसमान में चांद दिखाई दे रहा हो पूरा। तो द स्टार्स डांस्ड इन द मूनलिट स्काई, चांदनी रात में तारे नाच रहे थे। या फिर दोस्तों मेरे को एक याद आ रहा है, पैराडाइज लॉस्ट का एक है जो मिल्टन ने लिखा था। ठीक है, हालांकि मैंने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और बड़ी इच्छा है कि मैं उसको कभी ज़िंदगी में पढूं, कभी वक्त मिला तो ज़रूर पढ़ेंगे और आपको भी बताएंगे साथ साथ में कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसका एक फेमस है दोस्तों कि जब वो एडम होता है, एडम, और एडम यानी कि जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है, धर्म है, उसके अंदर जो पहला व्यक्ति था उसका नाम रखा उन्होंने एडम। ठीक है, ऐसा ही उनकी मान्यता है। और इस्लाम धर्म में भी इस प्रकार की मान्यता है कि जो पहला मानव था उसका नाम था बाबा आदम। ठीक है, बाबा आदम बोल दो, और ईसाई बोल देते हैं इसको एडम। ठीक है, एडम और ईव, एडम एंड ईव, ये दोनों पति पत्नी थे, एडम एंड ईव। और एक इस्लाम में क्या है, आदम और हव्वा। ठीक है, बाबा आदम और माँ हव्वा, वो कहते हैं कि हम इनकी औलाद है, बाबा आदम और माँ हव्वा की औलाद है। मुसलमानों का ऐसा कहना है। और क्रिश्चियन कहते हैं कि वे एडम और ईव की औलाद हैं, सबसे पहले मानव यही थे। ठीक है, ये अलग अलग मान्यता है दोस्तों। तो मिल्टन क्या कहता है पैराडाइज लॉस्ट में कि जब एडम गलती से सेव खा लेता है, गलती से सेव खा लेता है, तो उसने वहाँ पर एक पोएट्री लिखी है कि स्काई लोवर्ड, स्काई लोवर्ड, लोवर्ड यानी झुक गया, आसमान झुक गया,
एंड मटरिंग थंडर, मटरिंग MUTTER, मटरिंग यानी बातें करना, ठीक है ना। जब औरतें दोनों आपस में बातें करती है ना धीरे धीरे, है ना, चुगली करना जो भी कह दो उसको, ठीक है, बड़बड़ाना जो भी है, बैबलिंग करना। तो मटरिंग थंडर यानी जो बादलों में गर्जन हुई, यानी बादल भी है वो आपस में बड़बड़ाने लगे, आसमान झुक गया, बादल आपस में बातें करने लगे। सम सैड ड्रॉप्स वेप्ट, ड्रॉप DROPS, ड्रॉप्स यानी बूंदे, कुछ बूंदे भी रोने लगी। एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन, एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन, उसने वो जो इतना बड़ा गुनाह कर दिया था एडम ने, उस गुनाह को करते ही आसमान झुक गया, बादल आपस में बातें करने लगे, बिजली की जो गरज है वो आपस में बातें करने लगी, यानी बादल गरजने लगे, ठीक है। और कुछ जो दुखी बूंदें थी, ड्रॉप्स, सैड ड्रॉप्स, वो भी रोने लगी। किसके? जो एडम ने वो सेब खाया था उस गुनाह को देखते हुए, है ना। तो ये बड़ा ही दोस्तों एक बड़ा ही शानदार दृश्य पेश किया था जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट 9th बुक में, ठीक है। बुक कौन सी थी मेरे को याद नहीं कंप्लीटली, 9th थी कि कौन सी थी, मेरे को बस ये ऐसे याद आ गया, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसमें क्या किया दोस्तों इसने कि स्काई लोवर्ड, आसमान झुक गया। दोस्तों झुकने का काम इंसान का होता है, ठीक है। पशु झुक सकता है, ठीक है, चारा खाने के लिए, इंसान झुक सकता है, लेकिन स्काई झुक नहीं सकता, आसमान थोड़ी नहीं झुक सकता। ये तो कह देते हम ऐसे ही पोइट्री में, फिल्मों में। तो हमने स्काई को क्या कर दिया? पर्सोनिफाई कर दिया, इसको इंसान का गुण दे दिया, ठीक है। जो गुण हमारा है वो हमने मिल्टन ने स्काई को दे दिया कि आसमान झुक गया, ठीक है। और जो गरज है, बिजली की जो गर्जन है, ठीक है, थंडर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्जन ही बोलते हैं शायद, गरज, बादलों का गरजना। तो वो आपस में बातें करने लगे। तो गरज तो वो बादल तो गरज जाते हैं बस, ठीक है, बिजली चमक जाती है, तो वो बातें थोड़ी ना करती आपस में। इसने कहा कि वो भी बातें कर रहे हैं। और कुछ बूंदे हैं वे रोने लगी, इसने कहा ड्रॉप्स, बड़ा ही शानदार दृश्य दोस्तों। द ड्रॉप्स वेप्ट, बूंदे रोने लगी। तो बूंदे क्या रोएंगी यार, रोने का काम इंसान का है। तो ये इस प्रकार के गुण दे देना दोस्तों, इस प्रकार की बातें करना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि द बुक्स वर लुकिंग एट मी एज आई एंटर्ड द रूम, जैसे ही मैं कमरे में घुसा किताबें मेरे को बड़ी उम्मीद से देखने लगी। तो किताबें क्या देखेगी, है ना। या द बेड वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिस्तर मेरे लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था बेचारा। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये पर्सोनिफाई के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं ना। मेटाफर आपको पता ही दोस्तों कि दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, दो अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर देना, ठीक है, दो अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर देना। राहुल का राकेश के साथ कंपैरिजन करना ये मेटाफर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये मेटाफर नहीं है, ठीक है। लेकिन कवि क्या करता है, अपनी जो महबूबा है, जो बिलवेड है, उसका कंपैरिजन रोज़ के साथ कर देता है, गुलाब के साथ, कि मेरी महबूबा गुलाब है, वह गुलाब है, उसके होठ गुलाब जैसे हैं, है ना। इस प्रकार की बातें करते हैं ना कवि लोग। तो वो क्या है, वो मेटाफर होता है, वो सिमिली होती है ना, वो अलंकार होता है, रूपक अलंकार कहते हैं शायद इसको हिंदी में। बताना मेरे को अगर क्या कहते हैं मेटाफर का, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में बताना दोस्तों मेरे को। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण करना, और एलिट्रेशन होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जो रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और अलिट्रेशन है एसोनेंस का एक पार्ट है, एसोनेंस अलिट्रेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। जब आपस में जो सेम सिलेबल्स मिल जाएं, ठीक है, यानी कि जो मात्रा है, जैसे ई की मात्रा है वो बार बार रिपीट हो रही 2-3 बार, तो उसको एसोनेंस बोलते हैं। और जब व्यंजन रिपीट होता है, मान लो कोई फे व्यंजन है, वो बार बार 2-3 बार रिपीट हो गया किसी लाइन में, तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये एलिट्रेशन के दो पार्ट है, एक तो एसोनेंस है और एक कॉन्सोनेंस है, ठीक है। इस प्रकार से ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जो खासियत इंसान की नहीं होती वो उसको दे देना, उसकी विशेषताएं निर्जीव चीज़ को बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। दोस्तों ये बड़ा ही गजब का सवाल है, और इसमें हम जो है हिंदी मीडियम वाले लोग ये अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं कि ट्रू के साथ नोट लगा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो हम नॉट ट्रू को कभी तो ट्रू समझ लेते हैं, कभी फॉल्स समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये सही है या गलत है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी पूरी नहीं आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि नॉट ट्रू का मतलब होता है इनकरेक्ट, रॉन्ग, ठीक है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बात कौन सी गलत है, ठीक है।
तो ये कहता है कि अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर टू थिंग्स। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली कंपैरिजन रहता है उसमें, ठीक है, लाइक लगा देते हैं, ठीक है। माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, मेरा प्यार एक गुलाब की तरह है, यानी मेरी महबूबा गुलाब की तरह है। माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ना, आपने सीधा सा बता दिया कि मेरे महबूबा किसके जैसी है, गुलाब के जैसी है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है दोस्तों, डायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट कंपैरिजन है वो किस में होता है, मेटाफर में होता है दोस्तों, है ना, मेटाफर में होता है। अगर सेंटेंस लिखा है दोस्तों माई लव इज़ रोज़, माई लव इज़ रोज़, ठीक है, माई लव या बिलव्ड एक ही बात है दोस्तों, ठीक है, माई लव या बिलव्ड, माई बिलव्ड इज़ रोज़, और कह दे कि माई बिलव्ड इज़ लाइक रोज़, एक सेकेंड, हाँ, माई बिलव्ड इज़ लाइक रोज़, तो ये लाइक रोज़ रखने से दोस्तों ये डायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है, आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट वे में किस प्रकार से करते हो, जब आप कहते हो माई बिलव्ड इज़ रोज़, मेरी महबूबा भी गुलाब, मेरी महबूबा गुलाब जैसी है या गुलाब ही है, ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता है, जो कि सिमिली में नहीं होता, सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है। ये कहता है सिमिलीज आर यूज टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर विविड, बिल्कुल सही बात है, सिमिलीज का तभी इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी जो है बात को है वो और ज़्यादा स्पष्ट करके कह सकें, ठीक है, जो कहना चाहते हैं वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, है ना। विविड यानी स्पष्ट करना, क्लियर करना, बिल्कुल किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। ए सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इनडायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग, नो नहीं दोस्तों, ये इनडायरेक्टली कंपेयर नहीं करता है। इनडायरेक्टली कौन करता है, मैंने अभी बताया था आपको, मेटाफर इनडायरेक्टली करता है ना, मेटाफर इनडायरेक्टली करता है। ये कहता है अ सिमिली इज यूज टू कंपेयर टू फंडामेंटली डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटली यानी मूल रूप से, मूलभूत रूप से जो दो चीज़ें अलग अलग हो। मैंने अभी अभी बताया था आपको दोस्तों कि आप राहुल और राकेश का कंपैरिजन नहीं कर सकते, अगर करते हो तो वो सिमिली या मेटाफर नहीं कहलाते हैं, ठीक है। राहुल का अगर आप शेर के साथ कर दो कि राहुल शेर जितना क्या है उसको ब्रेव है, बहादुर है, ठीक है, राहुल शेर जितना बहादुर है, या राहुल शेर है, मेरा बेटा शेर है, हम कई बार कहते हैं ना अपने बच्चों को कि मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर जितना बहादुर है, ठीक है, क्यों डर रहे हो, तुम तो शेर हो, तुम तो शेर जितने बहादुर हो, तो वो कहते हैं ना, ठीक है। तो हम उस अपने बेटे को या राहुल को हम शेर के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो शेर एक अलग प्रजाति का जीव है और मानव एक अलग प्रजाति का, ठीक है, तो वो एक अलग हो गया, तो वो सिमिली या मेटाफर हो सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या होता है, एकदम अलग चीज़ें होती है ना, जैसे कि महबूबा को गुलाब के साथ कंपेयर कर दिया, हिरनी जैसी चाल है उसकी, है ना, चांदी जैसा रंग, पता नहीं क्या क्या, तो वो चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। उसमें एकदम अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है मेटाफर और सिमिली में। ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत कौन सा है, ऑप्शन सी, इनडायरेक्टली कंपेरिजन नहीं होता है सिमिली में, ठीक है, मेटाफर में होता है इनडायरेक्ट कंपेरिजन, ठीक है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज, पर्सोनिफिकेशन को जाना जाता है, पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं दोस्तों। पर्सोनिफिकेशन का मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ग्रीक नाम है प्रोसोपोपैया, प्रोसोपोपैया, ये इसका ग्रीक नाम है दोस्तों, GRWK, ठीक है, ग्रीक यानी यूनान, यूनान में इसका नाम है प्रोसोपोपैया। पर्सोनिफिकेशन बार बार नहीं दोहराऊंगा दोस्तों कि क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया दोस्तों बोलते हैं इको साउंड्स को, ठीक है, मतलब जो साउंड्स होते हैं ना, किसी मतलब पशु की आवाज़ होगी, बोलने की आवाज़ होगी, जैसे कि बजिंग ऑफ बीज, मक्खियों का भिन भिनाना, तो वो भिन भिनाना क्या होता है दोस्तों, वो ओनोमेटोपोइया होता है, ठीक है। कुत्ते का भौंकना वो क्या होता है, ओनोमेटोपोइया होता है दोस्तों, भाव भाव करना, भाव भाव, बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं, तो वो म्याऊं म्याऊं क्या है, वो ओनोमेटोपोइया है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि सांप करता है हिस, तो वो क्या है, वो भी ओनोमेटोपोइया का उदाहरण है। जैसे कि हम बोलते हैं ना बच्चा सो रहा है, बोलो मत, ये जो का साउंड है ये भी ओनोमेटोपोइया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के जो साउंड होते हैं, बजिंग साउंड, ठीक है, हिसिंग साउंड, इको साउंड्स बोलते हैं इनको, ये होते हैं ओनोमेटोपोइया दोस्तों, ठीक है। हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसोपोइया। ओनोमेटोपोइया हो गया दोस्तों, इंप्लाइड कंपेरिजन बोलते हैं, यानी अंतर्निहित, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट कंपेरिजन। इंप्लाइड का अर्थ होता है इनडायरेक्ट कंपेरिजन, सिमिली में डायरेक्ट कंपेरिजन होता है और इनडायरेक्ट कंपेरिजन किस में होता है, मेटाफर में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इंप्लाइड कंपेरिजन क्या है, मेटाफर है। और दोस्तों पेरिपेटिया क्या है, पेरिपेटिया, पेरिपेटिया होता है दोस्तों जो हम ज़्यादातर नाम लेते हैं, आपने सुना होगा टर्निंग पॉइंट, क्या यार उस फिल्म में उस वक्त बड़ा ही गजब का टर्निंग पॉइंट आ गया यार,
ठीक है। जो मतलब हीरो के साथ कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, तभी कुछ मतलब अलग हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, या तो उसकी किस्मत बदल जाती है, या खराब हो जाती है, या अच्छी हो जाती है, ठीक है। उस टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं पेरीपेटिया, है ना। जैसा कि आपको याद होगा शाहरुख खान की फिल्म है एक बाजीगर, मेरे को याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि बाजीगर मूवी में दोस्तों जब शाहरुख खान छोटा रहता है तब क्या होता है कि उसके पापा के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति जो कि उनका मैनेजर होता है वो उनके साथ चीटिंग कर लेता है और शाहरुख खान की जो किस्मत है पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके पापा का देहांत हो जाता है, वे लोग रोड पे आ जाते हैं। तो वो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। जब शाहरुख खान बच्चा था बाजीगर फिल्म में, तो वो जो सीन था, वो जो पर्टिकुलर टाइम था उस फिल्म का, वो उसके लिए क्या था, पेरीपेटिया था, टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, ठीक है। फिल्मों से एसोसिएट करके बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप देखते हो या नहीं देखते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए। बात थोड़ी अजीब लगेगी शायद, लेकिन आपको देखनी चाहिए दोस्तों। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको लिटरेचर और ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ फिल्में बुरी चीज़ नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आपको एजुकेट करती है, सिनेमा आपको एजुकेट करता है दोस्तों, ठीक है। खैर इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, अरे यार ये पेन तो बड़े मजे लेता है, प्रोसोपोपैया, ठीक है, प्रोसोपोपैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसोपोपैया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द फोन क्राइड आउट अगेन एंड ही लिफ्टेड द रिसीवर, ठीक है। फोन दोबारा चिल्लाया, ठीक है, दोबारा फोन चिल्लाया और उस व्यक्ति ने फ़ोन को उठा लिया, है ना। फ़ोन चिल्लाया, फ़ोन चिल्लाता है क्या कभी? मोबाइल फ़ोन चिल्ला सकता है क्या? चिल्लाने का काम किसका है, इंसानों का या पशुओं का, है ना। इंसान चिल्ला सकते हैं या पशु चिल्ला सकते हैं, फ़ोन चिल्लाता थोड़ी है। फ़ोन तो रिंग करता है, बजता है फ़ोन तो, है ना। तो रिंग कर लिखना चाहिए था, लेकिन इसने क्या लिख दिया, क्राइड आउट, इंसानों का गुण दे दिया। अब इंसानों का गुण दे दिया तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था अभी, पर्सोनिफिकेशन हो गया। ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पोएम है ये। इस पोएम को पढ़ते पहले क्या कहता है ये कि ओ इज़ इट नॉट स्वीट टू हियर द, ये दोस्तों ब्रीज है यहाँ पे, ठीक है, BREEZ, ब्रीज यानी दोस्तों हवा, ठंडी हवा, ठीक है, समीर बोलते हैं जिसको। ओह इज़ इट नॉट स्वीट टू हियर द ब्रीज सिंगिंग एज लाइटली इट comes over the deep rolling sea, but sweeter and dear by far when it is bringing the bark of my true love in safety to me, ठीक है। ये दोस्तों एक लव सॉन्ग है दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक लड़की है वो अपने महबूब को याद कर रही है और हवा से कह रही है कि ए हवा तो मेरे जो है महबूब को लेके आ, ठीक है। वो जो समुद्र में यात्रा करने के लिए गया है, ठीक है, कमाने के लिए गया है, उसको तू वापस लेके आ, ठीक है। इस प्रकार की ये पोएम है दोस्तों। इन शॉर्ट बताता हूँ मैं, द बार्क ऑफ माई ट्रू लव इन सेफ्टी टू, सेफ्टी से पहुँचा दे मेरे प्यार को मेरे महबूब को। बार कह रही दोस्तों जो नाव होती है ना, छोटा जहाज़ होता है जिसमें आपने देखा होगा पर्दे पर्दे लगे रहते हैं, है ना, दिशा देने के लिए। उसमें देखा होगा आपने उस मूवी में द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें उस प्रकार की जहाज़ होती नाव होती है, उसको बोलते हैं बार्क, ठीक है। उस बार्क ऑफ माई ट्रू लव, उस मेरे प्यार की जहाज़ को वापस मेरे पास लौटा दे, इस प्रकार का कह रहा है। उस ब्रिज को कह रही है, उस हवा को कह रही है कि तू इतना प्यारी गा रही है, ठीक है, तो तू उसको लेके क्यों नहीं आ सकती, इस प्रकार की करिए। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, किसको पर्सोनिफाई किया गया है दोस्तों, तो वो दिख रहा है कि किसको किया गया है, ब्रिज को किया गया है। उसको कैसे किया गया है कि जो ब्रिज है, हवा है, उसको क्या गुण दे दिया है, सिंगिंग का, गाने का गुण दे दिया है कि तू इतना अच्छा गाती है। इट इज़ नॉट स्वीट टू हियर द सिंगिंग, इट इज़ नॉट स्वीट टू हियर द ब्रिज सिंगिंग, कि हवा को गाते हुए सुनना कितना अच्छा लगता है। तो हवा गा थोड़ी ना सकती है, गाने का काम इंसानों का है, इंसान ही गा सकते हैं सिर्फ, है ना। तो कभी आपने देखा है कि कोई पंखा गा रहा है या कोई हवा गा रही है, नहीं गाता ना। तो वो क्या होता है, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। उसको किसको पर्सोनिफाई किया है, ब्रिज को, हवा को पर्सोनिफाई कर दिया है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश रिफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ इंटरनल वाउल साउंड्स इन वर्ड्स दैट आर इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। ये कहता है कि जो सेंटेंस है, ठीक है, या शब्द है, उनमें क्या होता है, जो इंटरनल वाउल साउंड होते हैं वो बार बार 2 3 4 बार रिपीट होते हैं। तो इस रिपीट होने, वाउल साउंड के रिपीट होने की जो प्रक्रिया है, पास जो वाउल साउंड होते हैं उनके बार बार रिपीट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों एसोनेंस। वो क्या कहलाती है, एसोनेंस कहलाती है दोस्तों। आपको पता ही है कि मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ यार, अब क्या बताऊँ। अलिट्रेशन होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होता है
एसोनेंस, कॉन्सोनेंस में व्यंजन रिपीट होता है और एसोनेंस में स्वर रिपीट होते हैं, वाउल रिपीट होते हैं ना। तो ये वो वाली चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ, गो स्लो ओवर रोड, ठीक है, ROAD रोड, ठीक है। ये वैसे तो हम बोलते हैं जो दोस्तों आम भाषा में, ये है गो स्लो ओवर रोड, ठीक है, लेकिन ये ओ की ध्वनि नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो ध्वनि रिपीट हो रही है बार बार वो औ की हो रही है, ठीक है। गऊ स्लो ओवर राउड, ठीक है, औ की ध्वनि बार बार रिपीट हो रही है। ये वाला जो है डिप्थोंग, ये रिपीट हो रहा है इसमें बार बार, ठीक है। तो इस प्रकार का जो व्यंजन बार बार रिपीट हो, ठीक है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो एसोनेंस का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। मेटाफर हमने देख लिया था, एलिटेशन देख रखा है, एसोनेंस देख रखा है। राइम है वो आपको पता है दोस्तों, जो एक स्टेंजा होता है उसमें 4-5 लाइन होती है, उसका जो आखिरी शब्द है वो जो मिलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं राइमिंग, ठीक है, राइम स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ अ लाइन और स्टेंजा। अभी जो बताया था वही सवाल आ गया। वो क्या कहलाता है, राइम स्कीम कहलाती है कि एक स्टेंजा होती है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी लाइन हो सकती है, उसका जो आखिरी शब्द होता है, ठीक है, वो जब रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं राइम स्कीम, ठीक है। वो राइम स्कीम कहलाती है दोस्तों। एक जिसे हम लिखते भी है ABBA, ठीक है, CDDC, इस प्रकार से बना के लिखते हैं ना, अलग अलग होती है राइम स्कीम। तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, राइम स्कीम कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइम स्कीम, ठीक है। राइम भी होती है, एसोनेंस भी हमने देखा था अभी पिछले सवाल में। और वोल्टा, वोल्टा क्या होता है दोस्तों, वोल्टा कहते हैं, वोल्टा ये एक इटालियन वर्ड है दोस्तों। ये कौन सा वर्ड है, इटालियन वर्ड है, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ होता है बदलाव, यानी विचारों का बदलाव, टर्न, ठीक है। और ये किस में होता है, ये दोस्तों सोनेट में होता है। किस में होता है, ये सोनेट में होता है दोस्तों, ठीक है। वोल्टा किस में होता है, वोल्टा सोनेट का एक पार्ट है। जब दोस्तों पोइट लिखते लिखते कुछ अलग विचार दे दे, उसके विचारों में बदलाव आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वोल्टा बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने मिल्टन की वो पोएम याद आ रही है मेरे को, उसका नाम याद नहीं है, जिसमें वो अंधा रहता है और अंधेपन की जो शिकायत करता है वो, है ना, भगवान से कि तूने मेरे को अंधा पैदा किया, मैं तेरी सेवा कैसे करूँगा, ठीक है। तो वो शिकायत करता रहता है। फिर जो ऑक्टेव खत्म हो जाता है, ठीक है, जब उसका ऑक्टेव खत्म हो जाता है दोस्तों, वो पोएम मेरे को याद नहीं आ रही है, अगर आपको याद है तो मेरे को कमेंट में बताना प्लीज़। तो वो जो पोएम बड़ी फेमस पोएम है दोस्तों, ठीक है। तो जब उसका ऑक्टेव खत्म हो जाता है, ऑक्टेव में वो शिकायत करता रहता है कि मैं तेरी सेवा कैसे करूँगा, मैं तो एक निकम्मा रह गया, नाकारा रह गया। इस प्रकार से वो खुद को जो है उपेक्षित करता है खुद को वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेस्टेट शुरू होता है तो उसमें कहता है कि तू इतने बड़े जहान का मालिक है, तेरे लिए नौकरों की कमी थोड़ी ना है, ठीक है। तेरे तो एक चुटकी बजाते ही तेरे लिए तैयार हो जाते हैं लोग, तो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति की तेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे जैसे लोगों की तेरे सामने क्या बिसात है, ठीक है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, ठीक है। और तू मेरा मालिक है, ठीक है, तो तू मेरा मालिक होने के नाते मुझे जो ये तूने तकलीफ़ दी है, ये ही मैं इसे सेवा मानता हूँ, ठीक है। जो तूने पोइटिक टैलेंट मुझे दिया है, मैं अंधे रहकर भी उसे निभाऊंगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी के साथ वो एंड होती है दोस्तों। तो ये जो विचारों का बदलाव आता है, इसे बोलते हैं दोस्तों वोल्टा। मिल्टोनिक पोएम में ये कब आता है, ऑक्टेव खत्म होने के बाद में, और शेक्सपियरियन में कब आता है, क्वार्ट्रेन खत्म होने के बाद में। आपको पता है शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वार्ट्रेन होते हैं दोस्तों? अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट में बताइए कितने क्वार्ट्रेन होते हैं। मेरे को तो पता है, आप बताइए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों राइम स्कीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्सबैक ग्रांड एंड गई। प्राइड का अर्थ एक तो होता है दोस्तों गर्व या फक्र, फक्र बोलते हैं ना जिसको, और एक होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है घमंड, घमंड, है ना। तो ये एक कहावत है दोस्तों, एक लोकोक्ति है ये, कि जब प्राइड होता है व्यक्ति को, ठीक है, तो प्राइड का क्या है कि प्राइड घोड़े की पीठ पे बैठ के जाता है, ठीक है, बड़े शाही तरीके से, ग्रांड तरीके से, ठीक है, और बड़ा खुश होते हुए जाता है, ठीक है। तो वो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो घमंड कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक बड़े से ग्रांड सा शो करता है ना, और घोड़े की पीठ पे बैठ के जाता है, बड़ा खुश रहता है उस वक्त वो, ठीक है। तो वो प्राइड जाता है। तो इसने कहा कि प्राइड है वो घोड़े की पीठ पे बैठ के जा रहा है। तो घोड़े की पीठ पे प्राइड कैसे बैठ सकता है? एक घमंडी व्यक्ति जरूर बैठ सकता है, लेकिन प्राइड नहीं बैठ सकता। तो इसलिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। इसमें क्या किया गया है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया है। किसको? प्राइड को पर्सोनिफाई कर दिया दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें से कुछ देख लेते हैं दोस्तों। मेटाफर आपको पता ही है, सिनेक्डकी और हाइपरबली में आपको बता देता हूँ दोस्तों। सिनेक्डकी किसको कहते हैं? सिनेक्डकी का अर्थ होता है अ पार्ट ऑफ या अ पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। जब हम किसी चीज़ के एक अंश को, ठीक है, जब कभी क्या करता है राइटर, क्या करता है, कोई चीज़ है उसका एक अंश लिख देता है, ठीक है, जैसे कि उसको वो पूरा मान लेता है, उसको होल के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उसको पूरे के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और होल को इस्तेमाल कर लेता है एक हिस्से के लिए, ठीक है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि आई हैव 10 माउथ्स टू फीड, आई हैव 10 माउथ्स टू फीड, ठीक है, मुझे 10 मुंहों को खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर माउथ से अर्थ है दोस्तों ह्यूमन, इंसान, है ना। मुझे 10 इंसानों को खाना खिलाना पड़ता है, यानी मेरे ऊपर 10 इंसानों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर माउथ से किसका अर्थ ले लिया? इंसानों का अर्थ ले लिया माउथ से, ठीक है। जैसे कि आई नीड 10 हैंड्स, मेरे को 10 हाथों की ज़रूरत है, ठीक है, 10 हाथों की ज़रूरत है, यानी 5 इंसानों की ज़रूरत है मेरे को। आई नीड 5 मैन, मेरे को 5 आदमियों की ज़रूरत है। आई नीड 5 ह्यूमंस, इसका अर्थ ये है। आई नीड 10 हैंड्स, है ना। जैसे कि ब्रेड को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? रोटी के लिए, ठीक है। अर्निंग ब्रेड इज सो हार्ड इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है बाबू, दुनिया में रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, आप सोच के देखिए कि रोटी की क्या यार बिसात है, रोटी तो आप किसी से मांग भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो रोटी की बातें नहीं करता है, सिर्फ रोटी की बात नहीं है ना। पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, रोटी से मतलब यहाँ पैसे से है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, घर चलाना बड़ा मुश्किल है, तो वो चीज़ है। तो जब उसको बोलते दोस्तों सिनेक्टिकी, जब आप सिनेक्डकी इसका प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डकी, जब आप किसी एक अंश को ले लेते हो उसको होल के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, या होल को ले लेते हो उसको अंश के लिए बता देते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें हाइपरबली होता है अतिशयोक्ति, जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहो, ठीक है, इतनी बड़ी बात होती नहीं लेकिन उसको आपको बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, तो वो क्या कहलाता है? हाइपरबली। जैसे कि ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वह हवा से भी तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वह हवा से भी तेज। क्या हवा से तेज कोई दौड़ सकता है? कोई सिल्वर भी नहीं दौड़ सकता। तो ये एक अतिशयोक्ति का उदाहरण है दोस्तों, है ना। आपको पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बनी अभी तक जो हवा से तेज दौड़ जाए। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं हाइपरबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, कि हैप्पीनेस इज बट एन अकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये दोस्तों एक बढ़िया विचार है, ठीक है, हालांकि नेगेटिव विचार है लेकिन लगता सही है ये देखने में, कि हैप्पीनेस इज बट एन अकेजनल एपिसोड इन दी जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी ये ज़िंदगी जो हमारी है ये दुखों से भरी पड़ी है, ज़िंदगी हमारी दुख से भरी पड़ी है, ज़िंदगी में पल पल दुख हैं, ठीक है, यानी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में क्या है? दुख रहता है, लेकिन कभी कभी क्या है उसमें खुशी के कुछ पल आ जाता है। ये ज़िंदगी, ये पूरी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है, और उसमें कभी कभी बीच बीच में क्या होता है, ऊपर वाला हमें खुशी के कुछ लम्हे दे देता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, ये उसकी बात है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है दोस्तों, हैप्पीनेस इज बट एन अकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो दोस्तों ये इसमें क्या है, मेटाफर यूज़ किया गया है ना। ये क्या है, मेटाफर है दोस्तों, कि खुशी को किसके समान बता दिया है? एक एपिसोड के समान बता दिया है, ठीक है। हैप्पीनेस का जो है कंपैरिजन किससे कर दिया है? एपिसोड से कंपैरिजन कर दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पर लाइक लग जाता दोस्तों, कि हैप्पीनेस इज लाइक एन अकेजनल एपिसोड, बट की जगह अगर क्या आ जाता, लाइक आ जाता, कि हैप्पीनेस इज लाइक एन अकेजनल एपिसोड, तो यहाँ पर ये सिमिली बन जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर लाइक हो जाता। लेकिन लाइक नहीं दे रखा है तो ये क्या है, मेटाफर का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। बाकी तीनों को आप पहचानते हो, अलिटरेशन, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विच फिगर ऑफ स्पीच इज ऑल्सो नोन एज एन इम्प्लाइड सिमिली। इनमें से किसको इम्प्लाइड सिमिली कह सकते हैं? बढ़िया सवाल है दोस्तों, ठीक है, उलझाने वाला सवाल है जिसमें आप उलझ जाओ, ठीक है।
लेकिन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इम्प्लाइड सिमिली हो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इम्प्लाइड सिमिली कह दे अगला, या इम्प्लाइड कंपैरिजन बोल दे, ठीक है। इम्प्लाइड कंपैरिजन किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों मेटाफर में, ठीक है। सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि किस प्रकार से लाइक लगाकर, लाइक की मदद से, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन किस में होता है, मेटाफर में होता है। तो वो एक तरह से क्या हो गया, इनडायरेक्ट या इम्प्लाइड सिमिली हो गया। इसमें दोस्तों ये भी लिख सकता था अगला कि इनडायरेक्ट सिमिली क्या होती है, इनडायरेक्ट सिमिली क्या होती है, तो मेटाफर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट सिमिली होती है एक, समझ रहे हो। तो ये था उत्तर हमारा ऑप्शन ए, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कि ऑथोरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, एक मरते हुए राजा के पास अधिकार नहीं होते हैं, अधिकार उसको भूल जाता है, ठीक है। अधिकार किसको भूल जाता है, एक मरते हुए राजा को भूल जाता है। ऑथोरिटी का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार, ठीक है, अधिकार भूल जाता है। भूलने का काम किसका है, इंसानों का है, ठीक है। ऑथोरिटी तो क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना अथॉरिटी। तो ये अब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, तो फिर इसमें गुण तो कहाँ से होंगे, है ना। गुण तो उसमें होते हैं ना जो दिखाई दे एटलीस्ट, तो ये तो दिखाई नहीं देती है। पहले बात तो ये दिखाई नहीं देती है अथॉरिटी, तो इसको हमने मानवीय गुण देते हैं। भूलने का कार्य किसका है, मानव का काम है भूलने का, है ना। तो इसको हमने पर्सोनिफाई कर दिया था दोस्तों अथॉरिटी को। तो ये किसका उदाहरण है, पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है ये। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। बढ़िया सवाल है दोस्तों कि ज्ञान है, ज्ञान घमंडी होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है। और बुद्धि है वो हम्बल होती है, वो पोलाइट होती है ना, विनम्र होती है। बुद्धि है वो विनम्र होती है क्योंकि इसे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो हमने ज्ञान को क्या कह दिया कि ज्ञान घमंडी होता है। घमंडी इंसान हो सकता है, ठीक है, और बुद्धि किसके पास हो सकती है, इंसानों के पास हो सकती है, ठीक है। तो हम विनम्र है वो कौन हो सकता है, इंसान हो सकता है। इसने कहा कि बुद्धि विनम्र होती है, तो इसने यहाँ पर भी मानव वाला गुण दे दिया, इंसानों वाला गुण दे दिया। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण दे दिया, ठीक है। इसका कहने का अर्थ ये यहाँ पर ये है कि जिसको ये लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है, तो ये जब लगने लग जाए ना आपको कि मेरे को बहुत ज्ञान आ गया, तब आप में घमंड आ जाता है। और जब आपको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता भैया, मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है, फालतू फकीर, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो आपकी विनम्रता होती है दोस्तों, कि आपको ज्ञान होने के बावजूद आप कहते हो कि आप ये समझते हो, कहते नहीं हो, आप ये समझते हो कि मेरे को कुछ नहीं आता। तो वो आपका हम्बलनेस है, वो आपका पोलाइटनेस है। तो ये दोस्तों उदाहरण है पर्सोनिफिकेशन का। मेटाफर आपने देख रखा है, सिमिली देख रखा है, पन नहीं देखा है आपने। तो पन क्या होता है दोस्तों, पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का जो खेल होता है उसको बोलते हैं पन। जैसे कि मैंने आपको फैलेसीज के अंदर बताया था, एक राइट शब्द का इस्तेमाल करके बताया था कि आई हैव राइट टू वॉच मूवीज़, सो इट इज़ राइट टाइम फॉर मी टू वॉच मूवीज़ इन एग्जाम्स, ठीक है। तो राइट का दो इस्तेमाल कर लिया उसने कि राइट एक तो क्या है, अधिकार हो गया, एक का अर्थ है अधिकार और एक का अर्थ है सही, जो सही गलत वाला होता है ना, सही गलत वाला, वो कि फिल्म देखना मेरा अधिकार है। आई हैव राइट टू वॉच मूवीज़, फिल्म देखना मेरा अधिकार है, इसलिए ये सही है कि मैं एग्जाम के दिनों में फिल्म देखूं। सो इट इज़ राइट फॉर मी टू वॉच मूवीज़ इन एग्जाम्स, ठीक है। तो राइट का गलत इस्तेमाल कर लिया, वो क्या एक पन का उदाहरण था। और एक और उदाहरण देता हूं कि सेंटा क्लॉज हेल्प अस, सेंटा क्लॉज हेल्पर्स यानी मदद करने वाले। सेंटा क्लॉज हेल्पर्स आर नॉन एज, KNOWN, आर नॉन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटा क्लॉज हेल्पर्स आर नॉन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि सेंटा क्लॉज के जो मदद करने वाले लोग हैं, उसके जो सहकर्मी हैं, उसके जो हेल्पर है, उसके असिस्टेंट है, सेंटा क्लॉज के जो असिस्टेंट है उनको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना दोस्तों। ये आपको वैसे समझ में अगर आया होगा तो आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर वो वाली बात है कि सेंटा क्लॉज आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, ठीक है। जो ईसाइयों में एक त्यौहार होता है, पता नहीं कौन सा त्यौहार होता है, याद नहीं मेरे को। तो उस त्यौहार पर जब वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला लाल कपड़ों पहनकर जो आता है, बच्चों को त्यौहार देकर जाता है, तोहफे देकर जाता है, उसको सेंटा क्लॉज कहते हैं वे लोग, ठीक है।
और सबऑर्डिनेट क्लोज वो दोस्तों आपको पता है कि वो इंग्लिश ग्रामर में होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। एक होती है मेन क्लोज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, क्लोज का अर्थ होता है सेंटेंस के बराबरी होती है वो। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन क्लोज में क्या नहीं होता है, वो पूरा अर्थ नहीं दे पाता है। अकेला जो है, अगर उसको अकेला इस्तेमाल करोगे तो वो अर्थ नहीं देगा। जैसे कि इफ़ वाले सेंटेंस में जो इफ़ वाला है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है दोस्तों। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि, तो समझ गए ना आप पन क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव बिलो। बड़ा ही गजब का विचार है दोस्तों ये, कि एरर्स लाइक स्ट्रो अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव बिलो। शानदार विचार है। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों कि आप किसी भी व्यक्ति, देखो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच तलाश करना है कि गलतियां होती हैं वो तिनके की तरह होती है। लाइक दे रखा है तो लाइक का तो देखो दोस्तों विचार करने का वैसे भी अगर नहीं बनता है, और बनता भी है तो थोड़ा सा पढ़ के देख लो, आप पता चल जाएगा। ठीक है, कि गलतियाँ वो तिनके की तरह होती है दोस्तों। ठीक है, पानी में जैसे ऊपर ऊपर से आप देखते हो तो क्या है, तिनके ही तिनके दिखाई देते हैं ना। ठीक है, लेकिन मोती कहाँ रहते हैं, मोती तो एकदम अंदर जाके, आपको एकदम जाके देखोगे गहराई में तब आपको मोती मिलेंगे, है ना। मोतियों के लिए आपको एकदम गहराई में जाना पड़ेगा। वैसे ही दोस्तों इंसान होता है कि इंसान की जो गलतियाँ हैं ना, किसी भी इंसान की गलतियाँ वो हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। ठीक है, पहली मीटिंग में हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान में ये गलती है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि उसके अंदर मोती कहाँ छिपे हुए हैं। ठीक है, कौन से मोती है उसके अंदर कौन सा अच्छा पार्ट है, अच्छा पार्ट का नहीं, उसके अंदर कौन सी विशेषता है जो अच्छी है। ठीक, क्या खासियत है उस व्यक्ति की, ये हमें पता नहीं चलता है। हालांकि जब हम मिलते हैं तो हम दोनों ही ये दिखाते हैं, दोनों पक्ष दिखाते हैं कि ये दोनों ही बड़े अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन घर जाके फिर दोनों एक दूसरे की चुगली करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है दोस्तों जनरली। तो वो चीज़ें दोस्तों कि जब ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको तिनके दिखाई देंगे। ठीक है, वो वाली बात है ये। अच्छाई देखनी तो आदमी के अंदर तक देखना पड़ेगा, अंदर तक झांकना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर ये अच्छाई है। वक्त गुजारना पड़ेगा आपको उसके साथ। ठीक है, तो ये सिमिली, बाकी आप तीनों को पहचानते ही हो, अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डी, सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नॉन एज। वही वाली बात हो गई दोस्तों कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को क्या करते हैं, इंटेलिजेंस दे देते हैं। ठीक है, और उसका व्यक्तित्व दे देते हैं, उसको व्यक्तित्व दे देते हैं। ठीक है, इंसानों वाले गुण दे देते हैं। इंटेलिजेंस किस में होती है, व्यक्ति में होती है, इंसानों में होती है। पर्सनैलिटी किसकी होती है, इंसानों की होती है। तो वो किसको दे देते हैं, हम निर्जीव वस्तुओं को दे देते हैं। ठीक है, उसका व्यक्तित्व है और बुद्धिमत्ता है, वो किसकी दे देते हैं, किसको देते हैं, निर्जीव वस्तुओं को देना। बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व है निर्जीव वस्तुओं को देना क्या कहलाता है, वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। सीधी सी बात है ना। और दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। बाकी अगर बात करते दोस्तों ऑक्सीमोरन की या एपिग्राम की, तो एपिग्राम देख लेते पहले दोस्तों कि एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ, क्लेवर एंड वाइज एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट और सेइंग। यानी एपिग्राम क्या होता है, एक सुभाषण होता है जिसको आप सुभाषण बोल सकते हो। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, ये छोटा होता है, ब्रीफ होता है, क्लेवर होता है, वाइज होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, और मेमोरेबल होता है जो आपको याद रह जाए। इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट या कहावत या सेइंग जो भी है, ठीक है, कथन है इस प्रकार का, वो आपको याद रह जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, एपिग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, एपिग्राम। जैसे कि दोस्तों ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज़। महान लोग किसके बारे में सोचते हैं, विचारों के बारे में सोचते हैं, वे एक विचार प्रस्तुत करते हैं महान लोग। एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स। और सामान्य लोग हैं वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। एंड स्मॉल पीपल टॉक अबाउट वाइन। और छोटे लोग दारू वगैरह की बातें करेंगे, है ना, शराब वगैरह की बातें करते हैं। तो ये भी एक कथन है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार का कथन हो, कुछ भी कहावत हो बढ़िया सी जो आपको याद रह जाए। ठीक है, क्लेवर भी होनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारी मारवाड़ी में जो भी कहावतें हैं उनको राइमिंग करके बनाया गया है, और लेकिन है बड़ी क्लेवर। जैसे कि एक कहावत मेरे को याद आ रही है, ऐसे ही जनरली याद आ गई कि हैत में रेत बहुत जल्दी पड़ती है। हैत में रेत बहुत जल्दी पड़ती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ पे
बहुत जल्दी लड़ाइयाँ भी हो जाती है ना। इसके लिए कहावत लिखिए कि हेत में रेत पड़ना, ये कहावत है, मारवाड़ी कहावत है, ठीक है। इसको एपिग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका उत्तर एपिग्राम नहीं, इसका उत्तर तो हमने देख लिया, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन क्या होता है दोस्तों कि एक ही फ्रेज में दो ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में अपोजिट होते हैं। दो ऐसे शब्द होते हैं जो आपस में अपोजिट अर्थ रखते हैं। दो शब्द होंगे, 2 या 3 शब्द होंगे, ठीक है, उसका एक फ्रेज बना होगा और वो आपस में अपोजिट रहेंगे। जैसे कि डेथ इन लाइफ, डेथ इन लाइफ, या लाइफ इन डेथ, लाइफ इन डेथ, है ना। मौत में ही जिंदगी या जिंदगी में ही मौत है ना, इस प्रकार की। या जैसे कि लविंग हैट, है ना, लविंग हैट, प्यार भरी नफरत, या हेटफुल लव, नफरत भरा प्यार। उससे प्यार तो करता है लेकिन नफरत भरा। तो ये हेटफुल लव, लविंग हैट, लाइफ इन डेथ, डेथ इन लाइफ, ये सब क्या है दोस्तों, ऑक्सीमोरन के उदाहरण। और भी बहुत इसके, प्लीजिंग पेंस, प्लीजिंग पेंस, PAINS, ठीक है। सुहावने दर्द, दर्द कोई सुहावने थोड़ी होते दोस्तों, ठीक है, लेकिन ऐसा कई लोग बोल देते हैं। प्लीजिंग पेंस, प्लीजिंग पेंस हो गया। रेगुलर इलरेगुलर हो गया, रेगुलरली इरेगुलर। ओपन सीक्रेट हो गया, एक ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। अगर रहस्य होता तो उसको चुपचाप रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, ज़्यादा क्या बताना नहीं चाहिए, है ना। तो ओपन सीक्रेट हो गया, ट्रू लाइज हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये ऑक्सीमोरन के उदाहरण हैं, ठीक है। सच्चा झूठ, ठीक है, सच्चे झूठ, सच्चे झूठ कुछ ही नहीं होता है। तो ये दोस्तों ऑक्सीमोरन कहलाते हैं, जब दो शब्द आपस में ऑपोजिट हों, अपोजिट अर्थ देते हों, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, मतलब दोस्ती क्या है, एक पेड़ की तरह है जो आपको शरण देती है। शेल्टर यानी शरण देना, है ना, शेल्टर यानी शरण देना, शरण देता ना, छाया देता। तो दोस्ती कोई छाया थोड़ी देती है दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्ती को मेटाफोरिकल यूज़ किया यहाँ पर, ये मेटाफोर है दोस्तों, इसमें पर्सोनिफाई समझ रहे होगे आप मेरे बोलने के तरीके से, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप इज लाइक, अगर लाइक यूज़ कर लेते इसमें तो ये क्या हो जाता, सिमिली हो जाता है। फ्रेंडशिप इज लाइक शेल्टरिंग ट्री, फ्रेंडशिप किस प्रकार से, एक छाया देने वाले पेड़ की तरह है। और अगर लाइक हटा दिया तो ये क्या बन गया, मेटाफर बन गया। इसमें लाइक नहीं तो ये क्या है, मेटाफर है दोस्तों, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। दोस्तों अगर आपने आप में से किसी ने भी फर्स्ट ग्रेड का दिया होगा, तो फर्स्ट ग्रेड में जब हम पढ़ते हैं सिलेबस में, उसमें शेक्सपियर का एक प्ले है मकबैथ, मकबैथ, है ना। उसमें क्या होता है, एक राजा होता है, एक राजापति का सेनापति होता है, बड़ा ही विश्वसनीय सेनापति होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी बीवी के कहने पर, बीवी उसको भड़काती है कि तू राजा बन जा इस राजा को मार के, तो वो उस राजा को मार देता है और खुद राजा बन जाता है। हालांकि लास्ट में उसकी भी मौत हो जाती है, उसकी बीवी की, और वो भी, ठीक है, सब कुछ रिस्टोर हो जाता है जो भी होना चाहिए था। लेकिन इसकी स्टोरी यही है, ठीक है, मकबैथ की। इन शॉर्ट बताई मैंने आपको कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में। तो उसमें जब ये प्ले शुरू होता है दोस्तों, तो उसमें ये जो मकबैथ होता है ये कहीं से लड़के आ रहा होता है, ठीक है, कोई युद्ध में जाके आ रहा होता है। तो इसको 3 डायन मिलती है, वो कहती हैं, वो डायलॉग बोलते हैं। उनका पहला डायलॉग ये है कि फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, जो इस दुनिया में सही है वही गलत है और गलत ही सही है। यानी सभी, हर चीज़ तो सही है और हर चीज़ ही सही है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाते वही सही है और जो ना पहुंचाए वो गलत है, ठीक है। ब्रॉड मीनिंग है दोस्तों। इससे ये भी एक एपिग्राम हो सकता है दोस्तों, है ना, एपिग्राम हो सकता है ये, कि एपिग्राम तो वैसे तो सुभाषण होता है, लेकिन ये गलत बात है कि सब कुछ सही है और सब कुछ ही गलत है, जो सही है वो भी गलत है और जो गलत है वो भी सही है। ऐसा नहीं दोस्तों, जो चीज़ गलत है वो गलत रहती है और जो सही है वो सही रहता है। अगर आप सही की साइड पे हो तो आप सही रहोगे हमेशा, और गलत की साइड पे खड़े होगे तो गलत कहलाओगे, ठीक है। तो ये दोस्तों जो एग्जाम्पल है ये अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो फ ध्वनि है, फ ध्वनि है, इसको बार बार रिपीट किया गया है ना, फ को।
फेयर इज़ फाउल, इसमें देखो फे आ गया, इसमें फे आ गया, इसमें फे आ गया, 4 बार रिपीट कर दिया, तो ये क्या है? अलिट्रेशन है। सेम स्पीच साउंड का जब रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं अलिट्रेशन दोस्तों। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट ऑफ ए सोरो द सनसेट hangs on a cloud, a golden storm of glittering shells of fair and frail and fluttering leaves, the wild wind blows in a cloud like a joy on the heart of a sorrow, the sunset hangs on a cloud। ये दोस्तों एक पोएम है, पोएम का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को दोस्तों, ऑटम सॉन्ग है शायद, ये ऑटम सॉन्ग है, AUTUMN, ऑटम यानी पतझड़, पतझड़ का गीत है। ये लिखा था सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने लिखा था दोस्तों ये। और उनका एक दोस्तों मेटाफोरिकल पोएम है वैसे, जिसमें सरोजनी नायडू है वो अपने दिल की हालत के बारे में बताती है कि, और उसको दिल की हालत को कंपेयर करती है ऑटम के साथ, है ना, कि जिस प्रकार ऑटम यानी पतझड़, जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं वही हालत कवि के दिल की है। ठीक है, जो 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 हालत पतझड़ के मौसम में पेड़ की हो जाती है वही हालत कवि की भी है, सरोजनी नायडू की भी है। ठीक है, क्योंकि उसने भी कुछ खो दिया है। ठीक है, इस प्रकार का इसमें कहा गया है। ये इन शॉर्ट बताया मैंने आपको कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दी अबव लाइन्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया दोस्तों। तो सबसे पहले ही आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो शब्द है वो क्या दिखाई दे रहा है, आप खुद सोच लीजिए क्या दिखाई दे रहा है, लाइक। तो क्या होता है लाइक से, लाइक से सिमिली होता है लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट। आप दोस्तों टेंशन मत लो यार, आपको पोएम नहीं आती है, समझ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी नहीं आती है। ठीक है ना, बहुत से लोग हैं, हम लिटरेचर को नहीं आती है पोएम यार, क्योंकि हमने सारी पोएमें थोड़ी पढ़ रखी हैं, सारी पोएम कोई नहीं पढ़ता है। और ये पोएम मैंने आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ी है, आपको जो बताया है उससे पहले मैंने खुद ने पढ़ी है। तो और ये कोई बुराई नहीं है यार, है ना, क्योंकि सारी पोएम्स नहीं पढ़ी है मैंने भी शेक्सपियर के सारे प्ले नहीं पढ़े हैं, मिल्टन की सारी पोएम्स नहीं पढ़ी है, जॉन डन की सारी पोएम्स नहीं पढ़ी है, सारे ऐसे नहीं पढ़े मैंने। ठीक है, तो सारा लिटरेचर कोई नहीं पढ़ता दोस्तों, सारा लिटरेचर एक समुद्र की तरह है जिसकी हम कुछ एक बूंद ले पाते हैं, पूरी ज़िंदगी में हम कुछ एक बूंद ही ले पाते हैं दोस्तों। इस सारे समुद्र को पीना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कोई नहीं पी सकता, अभी तक किसी ने नहीं पिया है। तो पोएम, आप डरो मत दोस्तों, पोएम को आपको सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, 4 या 5 आपके गिनती के हैं, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, एलिजी हो गया, इस प्रकार की 4-5 गिनती के आपको। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 5 गिनती के दे रखे हैं वो पूछेगा, और वो भी बड़े ही आसान, जिस प्रकार से मैंने ये सवाल बनाए हैं इस प्रकार के वो पूछेगा आपसे, है ना। तो आपने देखा कि लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट ऑफ अ सॉरो, ठीक है, दिल की खुशी की तरह। ठीक है, दिल की खुशी की तरह, हार्ट ऑफ अ सोरो, लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट ऑफ अ सोरो। किसका दर्द बता रहा है ये, किसकी खुशी बता रहा है ये बता रहा है कि दुख है, दुख का भी एक दिल है और उस दिल में खुशी है। ठीक है, तो इसने सिमिली इस्तेमाल कर ली ना, एक किससे कंपैरिजन कर लिया, लाइक अ जॉय ऑन द हार्ट ऑफ अ सोरो द सनसेट हैंग्स ऑन अ क्लाउड, जिस प्रकार से खुशी झूलती है उसी प्रकार से ये सनसेट भी, ये जो सूरज है ये आसमान में झूल रहा है। ठीक है, तो 2 अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन कर दिया, ये सिमिली हो गई। पढ़ के ज़्यादा डिटेल में देखोगे तो भी आपको अर्थ निकल जाएगा, लेकिन नहीं भी निकलता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचते हो कि यार 3rd ग्रेड में पोएम पूछ ली, तो आप ये भी तो सोचिए कि यार आपको 3rd ग्रेड में पोएम पूछी है, इसका मतलब वो पोएम बड़ी आसान है, वो पोएम आप कर दोगे। ठीक है, या तो आप वो पोएम कर दोगे, या वो सवाल पोएम से जो आया है वो कोई नहीं करेगा। ठीक है, ये मान के चलना आपकी, या तो वो कर दोगे आप, या वो कोई नहीं करेगा राजस्थान में, है ना, या तो कोई लेक्चरर बैठेगा सिर्फ वही कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान सवाल पूछेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर मैं कहूँ कि लिटरेरी टर्म में सबसे आसान जो चीज़ होती है वो होती है सिमिली दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100%। आप अगर सिमिली का क्वेश्चन आता है, और जो कि आएगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन भी आएगा और आप 100% सही भी करके आओगे, क्योंकि सिमिली को पहचानना बड़ा आसान है यार। सबसे पहले तो आपको लाइक ये शब्द दिख जाता है, अगर लाइक नहीं दिखता है तो एज दिख जाएगा, एज नहीं दिखेगा तो सो दिख जाएगा, सो नहीं दिखेगा तो देन दिख जाएगा। ठीक है, ये 4 शब्द है, 4-5 शब्द है, इनके जैसा शब्द दिख जाएगा जिसमें कंपैरिजन होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लाइक जॉय, ये कह रहा है कि द राइम स्कीम, ये वही वाली
पीछे वाली पोएम है दोस्तों, पूरा नहीं पड़ेगा इसको। द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा इज, इसकी राइम स्कीम देखते हैं दोस्तों। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी कि जो आखिरी शब्द होता है, सेंटेंस का आखिरी शब्द होता है, उसको हम अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि सोरो है, सोरो की जगह हम क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, क्लाउड है, ये अलग ध्वनि आ गई ना, तो इसको अगले अल्फ़ाबेट से लिख देंगे। ऐसा नहीं कि ए के बाद में सीधा सी लिख दिया, ए के बाद में बी ही आएगा। ठीक है, सोरो हो गया, क्लाउड हो गया, शीव्स हो गया, ये अलग हो गया तो इसको सी से लिखेंगे। लीव्स, अब लीव्स है दोस्तों, वो शीव्स जैसा है तो इसको सी वापस लिख देंगे। क्लाउड, अब क्लाउड दोबारा आ गया तो इसको बी से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बी लिखा था तो यहाँ पर भी बी लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या होगी राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ए बी सी सी बी, ये इसका राइम स्कीम हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये कह रहे थे लास्ट लाइन ऑफ द अबव स्टेंजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लास्ट लाइन किसका एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि द वाइल्ड विंड ब्लोज इन अ क्लाउड, द वाइल्ड विंड ब्लोज इन अ क्लाउड। ये दोस्तों एग्जाम्पल है, इसमें देखो व आ रहा है ना, इसमें व आ रहा है, और ब्लाउज इसमें भी व आ रहा है, 3 बार व आ गया तो ये क्या हो गया दोस्तों, अलिट्रेशन हो गया ना यार, हुआ कि नहीं हुआ, 3 बार व हो गया, रिपीटेशन ऑफ सेम स्पीच साउंड हो गया ना, सेम है ये तीनों व, तो इनका रिपीटेशन हो गया तो क्या कहलाएगा, अलिट्रेशन। और अलिट्रेशन में अगर और पूछ ले अगला तो ये कौन सा है, ये कॉन्सोनेंस है दोस्तों। ठीक है, एसोनेंस कब होता है, जब मात्रा का रिपीटेशन होता, समझ रहे हो, ई या आई या औ। ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, उसी पोएम की दोस्तों अगली लाइन है ये कि Hark to a voice that is calling to my heart in the voice of the wind. My heart is weary and sad and alone, for its dreams like the fluttering leaves have gone. And why should I stand behind? ये कह रहा है the line third of this above stanza is example of. ये कह रहा है कि ये जो है तीसरी लाइन my heart is weary and sad and alone, ये किसका उदाहरण है। weary का अर्थ होता है दोस्तों टायर्ड, TIRED, टायर्ड यानी थका हुआ। सैड का पता ही आपको, alone का पता ही अकेला। ठीक है, मेरा दिल है वो थका हुआ है, दुखी है, अकेला है, उदास है। ठीक है, अकेला कौन होता है, दुखी कौन होता है दोस्तों, थका हुआ कौन होता है, कौन थकता है, इंसान थकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है ये दोस्तों पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर, वही है अबव लाइन 4 ऑफ द अबव स्टेंजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चौथी लाइन किसका उदाहरण है, चौथी लाइन है दोस्तों फॉर इट्स ड्रीम्स लाइक शब्द आ गया यार ज़्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है। फॉर इट्स ड्रीम्स लाइक द फ्लटरिंग लीव्स हैव गॉन, मेरे ख्वाब भी कैसे उड़ गए, जैसे कि पत्ते उड़ जाते हैं फड़फड़ाते हुए पतझड़ में, वैसे मेरे ख्वाब चले गए। सिमिली का उदाहरण है। ठीक है, सिमिलाइज कर दिया ख्वाब को किससे, पत्तों से, पत्तों का और ख्वाब का तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया लाइक लगा करके। ठीक है, तो सिमिली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर, लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम, शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, गायली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। ये भी दोस्तोो सरोजनी नायडू की पोएम है। ठीक है, सरोजनी नायडू की एक पोएम है पैलेंक्विन, PALANQUIN, पैलेंक्विन बियरर्स, BEARERS। बियरर बोलते हैं दोस्तों वजन उठाने वाले को। ठीक है, कोई काम करने वाले को, वजन उठाने वाले को या बर्दाश्त करने वाले को। ठीक है, पैलेंक्विन बोलते हैं दोस्तों पालकी या डोली होती है ना, जिसमें पहले दुल्हन घर जाती थी, पालकी में, डोली में। ठीक है, किसी राजकुमार की जो दुल्हन जाती थी। ठीक है, आम आदमी की नहीं जाती थी, जो शाही लोग होते थे उनकी जो दुल्हन जाती थी वो पालकी में जाते थे, उसको बोलते थे पैलेंक्विन बियरर्स। ये पोएम है दोस्तों जिसमें ये पालकी वाले एक गीत गा रहे हैं। ठीक है, कि हम जो दुल्हन ले जा रहे हैं वह बड़ी हल्की है, गुलाब की तरह नाजुक है, फूलों की तरह हल्की है, वो हमारे गीत की तरह वह भी लहलहा रही है। इस प्रकार से ये गीत गाया है, मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा ये। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन से मतलब है। लाइन 2, 3 एंड 4 इन द अबव स्टेंजा कंटेंट, ये कहा है 2, 3 और 4 जो लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो लाइन 1 तो ये हो गई, 2, 3 और 4 ये हो गई।
तो इसमें तीनों में दोस्तों आप देखिए, गौर करिए, लाइक शब्द दे रखा है, लाइक, इसमें देखिए, है ना, लाइक शब्द देख रखा है। तो कुछ मैं बोलूँ या रहने दूँ? बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ज़रूरत थोड़ी ना है। सिमिली है, सीधा सा बात है, लाइक आ गया तो क्या है, सिमिली है, सिमिलाइज कर दिया, उसको तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, वह लहराती है एक फूल की तरह। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड, ठीक है, वह उड़ती है एक पक्षी की तरह। जैसे कि समुद्र में जब किसी झरने में झाग होते हैं, उसके ऊपर बैठती है चिड़िया, उसकी तरह बैठी हुई है, हमें इतनी वजनी नहीं लग रही है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, ख्वाब से निकली हुई हंसी जैसी है वो। इस प्रकार से सिमिलराइज कर रखा है इसको, ठीक है, लाइक के शब्द से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 23, वही क्वेश्चन है कि द राइम स्कीम ऑफ द अबव स्टेंजा इज। इसकी राइम स्कीम क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। मैंने कहा था अभी आपको कि जो आखिरी शब्द है उसको मैच करते हैं हम, ठीक है, आखिरी जो शब्द होता है उसको देखते हैं। तो आखिरी शब्द क्या है, अलोंग हो गया, उसको ए से लिख लेंगे, ए। सॉन्ग हो गया, वो भी ए लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि अलोंग और सॉन्ग की एक ही ध्वनि है। फिर है स्ट्रीम, बी, ठीक है। फिर ड्रीम, ड्रीम है वो भी स्ट्रीम की तरह दिख रहा है, तो उसको सुनने में वैसा ही लग रहा है, तो ये इसको भी बी लिख देंगे, ठीक है। फिर है सिंग और स्ट्रिंग, ये भी दोनों एक जैसे हैं, तो ये ए ए बी बी सी सी हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो गया, ए ए बी बी सी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लाइन 5 ऑफ द अबव स्टेंजा किसका एग्जाम्पल है, 5वीं लाइन। ये कह रहा है 1 2 3 4 5, ये ना, गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, गैली ओ गैली वी ग्लाइड एंड सिंग, 4 बार गया आ गया दोस्तों। एक तो गैली में, एक इसमें, एक ग्लाइड में, और एक सिंग में, लास्ट में गए ही आ रहा है सब में, ठीक है। तो सब में गा रहे, तो क्या होगा, ये अलिट्रेशन हो गया दोस्तों, इतना क्या सोचना, है ना, अलिट्रेशन हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर, आपको पसंद आया होगा आई होप। अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो रीट की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, पटवारी, बैंक, रेलवे, जिसकी भी तैयारी करते हैं उसके साथ कीजिए। हालांकि ये वैसे लिटरेचर का है, ठीक है, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ कि उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको लिटरेचर उनके सिलेबस में है नहीं। तो आपको ये शेयर करना है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, या टीचर का जो भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, स्टेट की जो टेट होती है, सी टेट होती है, उनके ही काम आ सकता है ये। तो उनके साथ शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए पेपर के साथ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।